ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में कि जिससे आप अपनी इनकम जो है एज ए ग्रोअर, एज ए फार्मर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बड़ा यूनिक आइडिया है और आज इस सिलसिले में हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं डॉक्टर अजहर नवाज साहब हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया, और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली थोड़ा सा फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने राब्ता किया और इस अहम मौजू पे मुझे बात करने के लिए इनवाइट किया। वो तारुफ तो मेरा आपने पहले करवा ही दिया हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अजहर नवाज है। तो मैंने हॉर्टिकल्चर में पीएचडी की है। चाइना की एक यूनिवर्सिटी है, हुआजोंग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से मैंने पीएचडी की है। मेरी स्पेशलाइजेशन या मेरा जो रिसर्च वर्क है वो मोस्टली वेजिटेबल ग्राफ्टिंग से रिलेटेड ही है। तो इससे पहले मैंने बीएससी और एमएससी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है यानी ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, तो मैंने, आपने भी वहाँ से ही एमएससी की है, तो मैंने भी जो है उधर से ही बीएससी और एमएससी वहाँ से ही की है। और फिर मैंने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो ज्वाइन किया, और 2009 में जो है मैंने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, और अभी वहाँ पर ही बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर शोभा बागात हॉर्टिकल्चर में ही जो है मैं काम कर। जबरदस्त सर। अच्छा सर, तो पहला सवाल आपसे मैं ये करता हूँ कि वेजिटेबल ग्राफ्टिंग जो है क्या है, और हम सादा लफ्जों में समझाएं ताकि जो हमारी जनरल ऑडियंस है उसको समझ सकें कि वेजिटेबल ग्राफ्टिंग क्या है और किस तरह जो है इससे ज्यादा इनकम जो है वो फार्मर कमा सकते हैं। वेजिटेबल ग्राफ्टिंग का आपने पूछा, भाई इसे थोड़ा सा बता दें आम फहम जुबान में। तो इसको वेजिटेबल ग्राफ्टिंग बेसिकली, इसको आप ऐसे सादा लफ्जों में हमारी नेशनल लैंग्वेज में उर्दू में हम इसे कह सकते हैं कि सब्जियों की पैमदकारी। तो ये ग्राफ्टिंग या जो पैमदकारी है ये बजाते खुद हॉर्टिकल्चर में नया कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात है वेजिटेबल्स की, उसमें ये कंपैरेटिवली न्यू है। मीन के इसकी तारीख जो है फ्रूट के हवाले से हम देखें, फ्रूट क्रॉप्स में जैसे सिट्रस है, मैंगो है, उनमें तो ये काफी सालों से, हजारों सालों से रिपोर्टेड है, लोग इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन जहां तक सब्जियों का ताल्लुक है, सब्जियों में पैमदकारी है, तो ये कंपैरेटिवली न्यू है। ये पाकिस्तान में तो समझे बिल्कुल ही नया कंसेप्ट है, नया सब्जेक्ट है। अभी इस पे कोई बहुत ज्यादा काम भी नहीं हुआ, लेकिन बाकी दुनिया में जैसे चाइना है, कोरिया है, जापान है, तो बेसिकली इन 3 मुल्कों के जो मैंने नाम लिए हैं यही वेजिटेबल ग्राफ्टिंग में दुनिया में इस वक्त भी लीडर माने जाते हैं। सबसे पहले काम भी इन्होंने शुरू किया, इन ममालिक में शुरू हुआ, और वो फिर बाद में बाकी ममालिक तक एक्सपेंड कर गया। तो अब वेजिटेबल ग्राफ्टिंग जो है वो दुनिया के तकरीबन 28 ममालिक में कमर्शियल लेवल पे सब्जियों के पैवंद शुदा पौधे यानी ग्राफ्टेड ट्रांसप्लांट्स सब्जियां उगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपका बेसिक क्वेश्चन था कि वेजिटेबल ग्राफ्टिंग क्या है। इसको आप ऐसे समझें कि हम पौधे का रूट सिस्टम चेंज कर देते हैं। यानी इसको मैं समझाने के लिए मिसाल दूंगा कि अगर तरबूज का पौधा है उसे आमतौर पर हम बीज के जरिए उगाते हैं, लेकिन वेजिटेबल ग्राफ्टिंग में हम ये करते हैं कि आप एक पौधा जो है कद्दू का भी उगा लें और साथ जो है एक पौधा तरबूज का भी उगा लें, और बाद में जो तरबूज जब छोटी स्टेज पे होता है, तकरीबन उस सीडलिंग की इनिशियल स्टेज पे तकरीबन उसके 3 पत्ते होते हैं और तकरीबन कोई 7-8 दिन उसकी एज होती है पौधे की। उस स्टेज पे जो तरबूज का पौधा है ना, उसको हम साइन कहेंगे, ऊपर वाला हिस्सा, यानी जो जमीन के ऊपर वाला जितना भी शूट पोर्शन है वो प्रोवाइड करता है, उसे हम साइन कहते हैं। तो वाटरमेलन को या तरबूज को जो है उसका पौधा काट के उसे हम पैवंद कर देंगे, किसके ऊपर? कद्दू के ऊपर। तो ये जो नया पौधा बनेगा उसे हम कहेंगे कि ये ग्राफ्टेड ट्रांसप्लांट है, यानी वाटरमेलन का ग्राफ्टेड ट्रांसप्लांट है, यानी तरबूज को पैवंद कर दिया गया है कद्दू के ऊपर। तो इसी तरह कद्दू के ऊपर जो है ना सिर्फ तरबूज बल्कि जितने और आपके हैं ना सब्जियां हैं, ये बेल वाली सब्जी, उसमें उनका इस्तेमाल तो बतौर फ्रूट ही है, उनको फ्रूटिंग वेजिटेबल्स भी कहा जाता है। तो उसमें ये आपका तरबूज भी आ जाएगा। मेलन्स की मुख्तलिफ इकसाम है।
हमारे यहाँ जो मस्क मेलन पाकिस्तान में काश्त होता है और बाकी दुनिया में जनरली काफी सारे मेलन की टाइप्स हैं वो यूज की जाती हैं। तो मेलन सारे, तरबूज और जो कुकम्बर है, ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के हवाले से। इनको आप कद्दू या पेठा कद्दू के ऊपर ग्राफ्ट कर सकते हैं, यानी जो रूट सिस्टम है, जड़ों वाला हिस्सा, जड़ वाला हिस्सा हम कद्दू का या पेठा कद्दू का इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर हम पेवंद कर देंगे या तरबूज को, खीरे को, खरबूजे को या बेल वाली जितनी भी बाकी सब्जियां हैं वो इसके ऊपर ग्राफ्ट हो सकती है। तो ये मतलब एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है वेजिटेबल ग्राफ्टिंग का। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि आपने बता दिया कि इसमें दो हिस्से हैं, एक पौधे का हम जो है वो रूट सिस्टम यानी उसकी जड़ें इस्तेमाल करेंगे और दूसरा पौधा होगा जिसके पत्ते और जहाँ पे वो फल लगेगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब सवाल ये आता है कि कोई जमींदार जो है या काश्तकार जो है वो वेजिटेबल ग्राफ्टिंग या सब्जियों की पेमानकारी क्यों करे? इसके जमींदार को क्या फायदा होगा? क्या उसकी पैदावार बढ़ जाएगी या उसकी जो फर्टिलाइजर नीड है वो कम हो जाएगी, या कहते हैं पौधे में सख्ती आ जाएगी, वो मौसमी हालात से बेहतर जो है वो नंबरनुमा हो सकता है? क्या उससे फायदा क्या होगा? जी मुजाहिद साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बजाय बीज के फार्मर को हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ग्राफ्टेड पौधे तैयार करें, और इसमें डेफिनेटली उसका टाइम भी ज्यादा लगेगा। और दो पौधों से मिलके, यानी एक पौधा कद्दू का होगा, एक खीरे का या कोई साइन वाला पौधा होगा, दो पौधे मिलके एट द एंड एक पौधा बनना है। तो डेफिनेटली बीज भी डबल यूज होगा। ये पौधा तैयार करते हुए कास्ट भी आएगी, टाइम भी लगेगा। आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, इससे फायदा क्या होगा? तो इससे मुजाहिद साहब फायदा ये होगा कि दुनिया में ना जो ये पेवंदकारी का काम शुरू हुआ था सब्जियों में, उसकी वजह ये थी, आपको भी अंदाजा होगा कि ये जितनी बेल वाली सब्जियां हैं ना, इनको जब आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में यानी टनल के अंदर या इवन ओपन फील्ड में भी, जब सेम साइल ऑफ पैच ऑफ साइल, यानी एक ही एरिया जमीन का वो टुकड़ा, आपके खेत जिसमें बार बार वही वाली सब्जी आप यूज कर रहे हैं, यानी सीजन दर सीजन हर साल एक खेत है उसी में आप खीरे बार बार उगाए जा रहे हैं। तो जब ये काम करते हैं, इस तरह होता है, तो इससे जो वो साइल है ना, उसमें पेस्ट का प्रेशर बढ़ जाता है। जो साइल बॉर्न डिजीजेज हैं, साइल बॉर्न डिजीजेज से मेरी मुराद है कि साइल बॉर्न फंगल डिजीजेज, जमीन के अंदर जो फफूंदी से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, उनका इनाकुलम या उनके जरासीम आप कह लें, वहां पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब आप बार बार एक ही क्रॉप एक ही जमीन में उगाते हैं, तो वो पौधे कामयाब नहीं होते, वो पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि ये कॉलर रॉट और रूट रॉट की बीमारी जो फजेरियम नामी फंगस की वजह से फैलती है, फजेरियम फंगस जो है वो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। तो ये और इसके साथ साथ और भी फंगस की काफी सारी स्पीशीज हैं जो साइल बॉर्न फंगल डिजीजेस की वजह बनती हैं, पौधे को मसाइल आते हैं, अल्टीमेटली पौधे किल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा दुनिया में इसका यही लिया गया था कि रूट स्टॉक जो आप यूज करते हैं, जो जब ये काम शुरू हुआ था, वो इन्हीं साइल बॉर्न फंगल डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, जमीन में मौजूद जो फंगस है उसकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम शुरू हुआ था। और पहली दफा जो है तकरीबन 1920 में जो है ये कोरिया में जो है ये ग्राफ्टिंग पहली दफा की गई थी। इसके बाद जो है इसके बाद फिर बाकी ममालिक में, चाइना में भी, जापान में भी ये काम शुरू हुआ। और फिर वो सिर्फ महदूद नहीं रहा कि बीमारियां कंट्रोल करने तक, बाद में इसकी मिसाल ऐसे ही है ना, ये जो बॉटल गोर्ड है आपका या पंपकिन है, ये इनमें ये रेजिस्टेंस मौजूद है। आप में से किसी ने कद्दू या पेठा कद्दू का पौधा जो है वो फजेरियम या कॉलर रॉट, रूट रॉट की वजह से मरता नहीं देखा होगा। खीरे का पौधा मर जाता है, मस्क मेलन का जो है वो किल हो जाता है, इस पे बीमारी आ जाती है। लेकिन कद्दू की एक दो बेलें ही मौजूद हो ना, तो वो वो बड़ा विगोरस पौधा होता है, उसका रूट सिस्टम भी विगोरस है, वो सॉल्ट टॉलरेंट भी है और वो डिजीज टॉलरेंट भी है, फ्रूट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। और आपने ये नोट किया होगा कि बॉटल गोर्ड और पंपकिन ये रूट स्टॉक के तौर पे यूज होते हैं बेल वाली सब्जियों के लिए। इनका आप जस्ट इमेजिन करें कि इनका रूट सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, इनकी जड़ों की लंबाई ज्यादा है, जड़ों की तादाद ज्यादा है। अच्छा, अगर जड़ें बड़ी होंगी, जड़ों की तादाद ज्यादा होगी, तो उसमें बेनिफिट ये होता है कि वो पौधे के लिए, जड़ का काम होता है कि न्यूट्रिएंट्स और
जो पानी है इसको एब्जॉर्ब करके जड़ में ऊपर तने तक पहुंचाना होता है। तो जब हम कद्दू या पेठा कद्दू के ऊपर, बॉटल गोर्ड या पंपकिन के ऊपर जब हम ग्राफ्ट कर देते हैं तरबूज का पौधा या खीरे का पौधा या हम खरबूजे को ग्राफ्ट कर देते हैं, तो वो जो उसका साइन यानी अपर प्लांट पार्ट है ना जिसपे फ्रूट लगना है, उसको ज्यादा मिकदार में जो रूट सिस्टम है वो पानी और साथ साथ जो गिजाई अज्जा है पौधे के लिए वो उनको ज्यादा मिकदार में मुहैया कर सकते हैं, क्योंकि रूट सिस्टम स्ट्रांग है, उसमें एबिलिटी है। तो बेसिक आपका क्वेश्चन था कि उससे फायदे क्या होंगे। तो इन शॉर्ट में आपको ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस जिनसे पौधे मुतासिर होते हैं, उनकी पौधे में टॉलरेंस को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम सिलेक्टेड रूट स्टॉक इस्तेमाल करें तो हम पौधे के तकरीबन तमाम तरह के जो मसाइल हैं उस पर काबू पा सकते हैं। आप पौधे की जो है अप्रोप्रिएट रूट स्टॉक इस्तेमाल करके आप पौधे की लो टेम्परेचर टॉलरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप हाई टेम्परेचर टॉलरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उसकी साल्ट्स के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप फ्रूट यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ये जो रूट स्टॉक है ना, खास तौर पे पंपकिन जो है ये सोडियम के अगेंस्ट बड़ा अच्छा है। ये जो साल्ट का इशू होता है ना, आप तरबूज का बीज जो है वो जमीन में लगाएं साल्ट अफेक्टेड साइल में, वो बीज जर्मिनेट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसी जमीन के अंदर जो है कद्दू के ऊपर ग्राफ्ट किया हुआ तरबूज का पौधा शिफ्ट कर दें तो वो पौधा ना सिर्फ वहां पर चलेगा बल्कि अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट भी करेगा, आपको पैदावार भी देगा। और एक यहाँ पर मैं रेफरेंस कोट करूंगा कि अगर आप वेजिटेबल्स के लिए विगोरस रूट स्टॉक यूज करते हैं, विगोरस रूट स्टॉक से मुराद है जिसका रूट सिस्टम स्ट्रांग हो, उसको आप सिलेक्ट करते हैं तो उससे हम फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, मुजाहिद साहब आपको पता है डीएपी का रेट पाकिस्तान में जो है 3,3500 से बढ़ता हुआ 9,000 पे पहुंच गया हुआ है, और अवेलेबिलिटी जो है वो एक अलग इशू है। तो हम बतौर साइंसदान, बतौर एक फार्मर के भी, मैं एक छोटा फार्मर भी हूँ, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात करता हूँ कि अगर आप सादा पौधों की बजाय, बीज से उगाए हुए पौधों की बजाय अगर ग्राफ्टेड ट्रांसप्लांट यूज करें, विगोरस रूट स्टॉक पे उसको ग्राफ्ट किया गया हो, तो आप फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी जो है, ऐसे रेफरेंसेस मौजूद हैं कि आप फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी को 90% तक इंप्रूव कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स जो है आप ये कह सकते हैं कि एक साइड पे आप पौधे लगा लें जिसको आप नॉर्मल मिकदार में तरबूज के पौधे बीज से उगाए हुए, उनको आप जो रिकमेंडेड डोज है उतना फर्टिलाइजर डाल दें, और जो कद्दू और पेठा कद्दू पे ग्राफ्ट किए गए हैं साथ वो भी उगा लें, और नॉर्मल के मुकाबले में उनको सिर्फ आप तकरीबन कोई 20% फर्टिलाइजर डाल दें। रेफरेंस तो 10% के भी हैं, लेकिन मैं एहतियातन थोड़ा सा जो है वो कम करके बता रहा हूँ कि आप जस्ट जो है 20% तक उसको फर्टिलाइजर दे दें, तो उन पौधों की पैदावार जो है जिनको ज्यादा फर्टिलाइजर डाला गया है, स्टैंडर्ड डाला गया है, उनके बराबर होगी, बल्कि पैदावार उससे भी बेहतर होगी और पौधे आपके चलते रहेंगे। ठीक हो गया। इसी अच्छा, को इसमें आपने स्ट्रेसेस की बात की है और साहिल के जो साल्ट टॉलरेंस की बात की है, तो हाँ फिर जी, इसका मतलब हुआ कि अगर ऐसी जमीनें जिनमें ये प्रॉब्लम नहीं है तो वहां पे तो फिर इनकी इफेक्टिवनेस पे सवाल नहीं आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, लेकिन उस पे वहां पर हम कुछ और बेनिफिट्स ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे वहां पर हम, अब फर्टिलाइजर की मैंने बात की, तो फर्टिलाइजर के रेट बहुत बढ़ गए हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हमारे फर्टिलाइजर सेविंग जो है, यानी जहां हमारे एक खेत में कोई 4 बैग फर्टिलाइजर लगना है, अगर वहां हम उतनी ही पैदावार 2 बैग डाल के ले लें, तो ये कैसा है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, ये तो बड़ा अच्छा है। चले, इसका एक तो वैलिड पॉइंट हो गया कि इसमें आपकी फर्टिलाइजर की बचत है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं बात करना चाहूंगा, आपने कहा कि लो टेम्परेचर, इसमें कम टेम्परेचर पे भी इसमें वो सरवाइव करेगा और ज्यादा टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको अगर अदरवाइज बात करूं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जो गर्म इलाके की सब्जियां हैं वो सर्द इलाकों में भी लगाई जा सकती हैं? जो सर्द इलाके की, अगर हम टनल में नहीं जाते, अगर हम ओपन, तो क्या नॉर्मल फील्ड में ऐसा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में यह बिल्कुल इसको चेंज कर देना जैसे आपने बताया है तो शायद ये मुमकिन ना हो, लेकिन हम पार्शली जो है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ,
अब टनल फार्मिंग की जो आपने बात की, टनल फार्मिंग में हम क्या करते हैं, गर्मियों वाली सब्जियां जो है उसको हम सर्दियों में उगा रहे होते हैं, लेकिन ऊपर प्लास्टिक शीट डाल देते हैं। पर्पज प्लास्टिक होता है कि शीट, इनसाइड टेम्परेचर रेज हो जाए। लेकिन बिल्कुल। ये सारा कुछ कर लेने के बावजूद भी रात को टेम्परेचर जो है वो चला जाता है, कोई 8 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, इवन कवर करने के बावजूद भी रात को टेम्परेचर जो है वो लो हो रहता है। दिसंबर और जनवरी के महीने में पाकिस्तान में प्लेन एरियाज की मैं बात कर रहा हूँ, तो यानी पंजाब और इसके गिरदोनवा खास तौर पे ज्यादा टनल फार्मिंग और इधर ही होती है, पंजाब और सिंध में। तो इस हवाले से हम ये कर सकते हैं कि अगर हम ग्राफ्टेड ट्रांसप्लांट यूज करेंगे तो नॉन ग्राफ्टेड के मुकाबले में जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि बीज से उगाए हुए पौधों का ग्रोथ रेट जो है वो स्लो होता है। तो अगर हम इसको रूट स्टॉक पे, पंपकिन पे या बॉटम कोट पे ग्राफ्ट कर लें तो उन्हीं पौधों का जो ग्रोथ रेट है ना वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल आता है कि जब हम फ्रूट्स को ग्राफ्टिंग की तरफ लेके जाते हैं तो उसमें ये होता है कि जो उसकी वो हम जुवेनाइल फेज कहते हैं कि जो उसके पत्ते निकलने का फेज है या उसकी ग्रोथ का फेज है, उसको हम स्किप करके डायरेक्ट उसको फ्रूटिंग पे, फल पे ले आते हैं। तो ये उसका जो अगर ये एक जो आप अगर हाँ जी, ये वाली जो बात आप कर रहे हैं ना, ये फ्रूट्स के केस में तो ये ट्रू है। फ्रूट्स के केस में वो हाँ, पेरिनियल तो क्रॉप्स इसमें होती हैं। इसमें कोई इसका एडवांटेज होगा हमें टाइम का? वैसे सब्जियां तो शॉर्ट लाइफ साइकिल है, हाँ, ये मतलब इनका पीरियड ऑलरेडी, शॉर्ट है। हाँ जी, जो आप बात कर रहे हैं ना जवेनाइल फेज वाली, वो फ्रूट क्रॉप्स के लिए तो बिल्कुल आप सही दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये सीजनल क्रॉप्स हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो सच्ची बात यह है कि अभी इस हवाले से ना किसी ने इस पे काम किया नहीं है, मतलब इस साइड पे सोचा नहीं गया। लेकिन मेरे ख्याल में सही, ऐसे है कि जब फ्रूट में हम ग्राफ्ट करते हैं तो हम साइन ले रहे होते हैं जो फ्रूटिंग प्लांट होता है, यानी बिल्कुल, कंपैरेटिवली मेच्योर फूड हम ले रहे होते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पे फ्रूटिंग जल्दी आ जाएगी। लेकिन बिल्कुल। इस केस में शायद ये जवेनाइल वाली बात नहीं है, ये वैसे ही शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं। हम रूट स्टॉक और साइन ऑलमोस्ट इक्वल एज का ले रहे हैं, इसमें वो वाला ठीक है, बेनिफिट जो जवेनाइल वाली बात आप कर रहे हैं शायद वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक ये बात बताएं कि क्या आपने कोई इसकी के केस स्टडी की है कि किसी फार्मर के साथ, कि अगर फर्ज करें कि एक छोटा नर्सरी वाला जो है 1 एकड़ वाला, या वो अगर इसको ग्राफ्टेड प्लांट से उगाता है तो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हो सकता है? क्योंकि इसमें आपने खुद ही बताया कि इसमें डेफिनेटली कॉस्ट तो बढ़ जानी है लेबर की, कि जब उसने ग्राफ्टिंग करनी है, साइन तैयार होना है, फिर ग्राफ्टिंग होनी है, डेफिनेटली वो तो लेबर कॉस्ट है। लेकिन ओवरऑल इसमें प्रॉफिट के कितने चांसेस हैं, कि कितने परसेंट आपके ख्याल में मुनाफा हो सकता है, बढ़ अच्छा, सकता है? इसमें आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो माइट भी ये वाला टॉपिक जो है मेरा ख्याल है आपके लिए भी नया होगा और हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए भी ये एक नई बात होगी। सब लोगों ने सुना हुआ था कि फ्रूट प्लांट्स में तो पैमनकारी होती है, लेकिन बिल्कुल, सब्जियों में पाकिस्तान के हवाले से ये, मतलब इस पे ना बहुत ज्यादा अभी तक कोई ज्यादा रिसर्च हुई है लोकल, और ना अभी तक इसे फार्मर्स ने अडॉप्ट किया है। जो आप बात कर रहे हैं कि इसके एस्टिमेशन करना और ये वाली चीजें, ये पाकिस्तान में तो अभी नहीं हुई। लेकिन बाकी मुल्कों में कुछ रेफरेंसेस ऐसे मौजूद हैं जिससे कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फार्मर का ओवरऑल खर्चे निकाल के कोई 30-40% तक उनकी प्रॉफिट या इनकम जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन मैं आपको ना एक लोकल एग्जांपल से, हमारे सिनेरियो में एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मुझे मेरा ख्याल है कि आपको वो आप पॉइंट को कर लेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुल्तान और इसके गिरदोनवा में मस्क मेलन जिसे खरबूजा कहा जाता है, इसकी क्रॉप जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते में बीज के जरिए काश्त की जाती है। और ठीक इसके है, जो पौधे उगते हैं ये, उन पे फ्रूट आता है, और वो फ्रूट जो है हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है ना, जब गंदम की कटाई हो रही होती है, यानी अप्रैल को 15 अप्रैल के बाद, उसी टाइम पे ये खरबूजे जो हैं ये अभी हार्वेस्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, जब गंदम की कटाई हो रही होती है उसी टाइम पे अप्रैल में, मई के शुरू में टेम्परेचर खासा रेज कर जाता है, यानी 40 को भी क्रॉस कर जाता है। दिन के वक्त जो है मैक्सिमम टेम्परेचर सम टाइम 45, 47, 48 तक चला जाता है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अब उस सूरत में फार्मर ने मस्क मेलन के खेत से, खरबूजे के खेत से, फार्मर ने हार्डली कोई 2 दफा या 3 दफा पिकिंग की होती है, और साथ ही टेम्परेचर इतना रेज कर जाता है, खरबूजे के बेलें जो है और उनके ऊपर पत्ते मौजूद होते हैं, आप टेक्निकली जानते हैं पत्तों का साइज बड़ा है,
तो पत्तों का साइज बड़ा होने से ट्रांसपायरेशन रेट यानी पत्तों से जो पानी जो है बुखारात बन के उड़ रहा होता है उसकी मिकदार ज्यादा होती है। टेम्परेचर एक्सट्रीम टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, तो उन पौधों का मस्कमेलन का जो रूट सिस्टम है वो रूट सिस्टम कंपैरेटिवली वीक है। अब जितना वाटर लॉस हो रहा है उतनी मिकदार में उसका रूट सिस्टम नीचे से पानी जज़ब करके उसे नहीं पहुंचा रहा होता। अल्टीमेटली क्या होता है, पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और वाइन्स की जो है वो किलिंग हो जाती है। एक दिन 2 दिन लू चलेगी, टेम्परेचर हाई होगा और वो खेत आपका समझ ले खत्म हो जाता है, उजड़